हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था वांगजी यहाँ पे वेओशान को अपना पूरा कॉलेज घुमा देता है। अब वो लोग अपने क्लासेस के सामने आ चुके थे। वांगजी अब क्लास का डोर ओपन करते हुए कहता है, और लास्ट ये है हमारी क्लास। वैसे यहाँ पे बहुत से लोग हैं, तुम्हारी फ्रेंडशिप आराम से हो जाएगी। और वैसे यहाँ पे गर्ल्स भी बहुत स्वीट और सुंदर है। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं उनसे दोस्ती कराने में? यहाँ पे वही अभी भी कोई जवाब नहीं देता है। वांगजी कहता है, तुम्हें तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तुम फ्रेंडली हो सकते हो। पर वही कुछ कहता ही नहीं है। यहाँ पे वांगजी के साथ एक और पर्सन को देख के म्या म्या और उसका फ्रेंड्स का ग्रुप जल रहा था, क्योंकि म्या म्या को वांगजी पसंद है और यहाँ पे वांगजी किसी और के साथ घूम रहा है। पर कई लड़कियाँ कह रही थी वांगजी के साथ जो पर्सन है वो भी बहुत हॉट है और कितना ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पे वो स्माइल करेगा तो सोचो वो कितना प्यारा लगेगा। एक कहती है शायद वो बहुत शांत और शर्मीला है, देखो वो कितना गुमसुम चुपचाप खड़ा हुआ है। यहाँ पे सब लोग सिर्फ उसी की तरफ देख रहे थे। लड़कियाँ क्या, यहाँ तो लड़के भी सिर्फ वही को देखते रह गए। वेंचाओ जो यहाँ पे पढ़ता है और उसके और भी कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे वही को देख रहे थे। वेंचाओ के फ्रेंड ग्रुप में एक पर्सन कहता है कितना हॉट है। वेंचाओ उस घर घूर के देखता है और फिर कहता है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, एक क्यूट लिटिल एंजल। अब से ये सिर्फ मेरा है। यहाँ पे वेंचाओ ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि वही उसका होगा। अब वही शांत सी एक प्लेस देख के अब अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है, विंडो के पास और कोने की, जहाँ पे कोई भी नहीं था। वह प्रोफेसर आता है, वहीं को उसका इंट्रोडक्शन करने को कहता है। वहीं यहाँ पे सबको अपना नाम बताता है और वापस जाके चुपचाप बैठ जाता है। नहीं ये कहता है कि आप लोग मेरा ख्याल रखना, नहीं ये कि आप लोग मुझसे फ्रेंडशिप करना, कुछ भी नहीं। यहाँ वही शांति क्लास अटेंड करता है। अगर प्रोफेसर कोई सवाल पूछते हैं वही उनका जवाब देता है। बाकी वही गुमसुम सा चुपचाप बैठा हुआ था। प्रोफेसर को वहीं से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वही पूरी क्लासेस अच्छे से अटेंड करता है और यहाँ सभी सवालों का जवाब सही देता है। बाकी यहाँ पे वांगजी को बहुत परेशानी थी, क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं है। अगर वांगजी क्लास के बीच में मस्ती करना चाहे और वहीं को चिट पास करे या फिर से धीरे से बात करने की कोशिश करे, वहीं किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं देता। वो तो यहाँ पे किसी भी मस्ती में शामिल ही नहीं होता। सब लोग यहाँ पे कैंटीन की ओर जा रहे थे और वांगजी वहीं से पूछता है, या तुम कैंटीन चलोगे? नाम में सर हिला देता है और वांगजी ये सुन के वहाँ से जाने लगता है। क्लास में अब कोई नहीं था, पूरी क्लास खाली हो चुकी थी और यहाँ पे वही अब सब तरफ देखता है। वही विंडो के बाहर देख रहा था और कुछ टाइम बाद अपना हेड डाउन कर लेता है। वही यहाँ पे हेड डाउन करके यहाँ पे अपने फ्रेंड यानी कि वेंचिंग और वर्नी को याद कर रहा था। यहाँ पे जियांग यानी और जियांग चैंग विंग को क्लास से बुलाने जा रहे थे। न्योसन भागते हुए आता है और कहता है रुको रुको मैं भी चलूँगा। जियांग चैंग कहता है ठीक है। वो लोग अब क्लास की तरफ जा ही रहे थे कि उतने में वांगजी उन्हें मिलता है और कहता है आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यानी कहती है कि वो विंग को बुलाने जा रही है। वांगजी कहता है मैंने अभी उससे पूछा था पर उसने कैंटीन आने से मना कर दिया था। यानी कहती है कोई बात नहीं, मैं एक बार पूछ के देखती हूँ। वांगजी भी उनके साथ चल देता है कि ठीक है, वो भी आ रहा है उनके साथ। अब वो लोग क्लास में पहुँचते हैं तो देखते हैं वहीं हेड डाउन करके लेटा हुआ है। यहाँ पे कोई भी नहीं है। न्योसन उसे देखता है और कहता है लगता है वो सो गया है। जियांग चैंग एक शैतानी स्माइल करते हुए कहता है तो कैसा रहेगा हम उसे जगा दें। और वो दोनों अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ निकालते हैं और उसने विंग के कान के पास जाके अचानक से चालू करने का प्लान था। यानी मना करती है कि ऐसा मत करो, वो डर जाएगा। जियांग चैंग कहता हल्के से डराने से सच्चे कुछ नहीं होता है। और वो लोग विंग के कान के पास जाके दोनों अपने फ़ोन के अंदर वो लाउड स्पीकर पे चालू कर देते हैं। वो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुन के वही अचानक से जाग कर उठ जाता है। वो यहाँ पे घबरा उठता है, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसके फेस पे एक घबराहट और डर का एक्सप्रेशन। यहाँ पे वही अब दूर होने लगता है, अपने कान पे हाथ रख के और आंखें बंद करके कह रहा था मुझे माफ़ कर दो, अब मैं अच्छा बन के रहूँगा, मैं कभी शैतानी नहीं करूँगा, मैं एक गुड बॉय बनूँगा। यहाँ पे अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। मेरी आंखों के सामने वो टाइम आ रहा था जब भी वो कोई शैतानी करता था कि शाओशी चैन उसे ले जाके एक रूम में बंद कर देते थे
जहाँ पे ढेर सारे डरावने डॉग्स उसके ऊपर भूखते रहते थे और वहाँ कितना अंधेरा होता था। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो पीछे हट रहा था और उसे यही लग रहा था कि सामने डॉग है, तो वो खुद को बचाने की कोशिश करते हुए इस तरीके से झटपटा रहा था कि पीछे के रखे हुए टेबल से यहाँ पे उसके सर में बहुत तेज चोट लग जाती है। वहाँ से ब्लड आने लगता है और वो घबराहट के कारण बेहोश हो जाता है। यहाँ पे वेन के सर से ब्लड आते थे। यानी डर जाती है और वांग जी जल्दी से उसके पास जाता है। यहाँ पे जांग चैंग और न्योसन में अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। वो तो सिर्फ थोड़ी मस्ती करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वेन को कोई चोट लग जाए या फिर वो इतना ज़्यादा डर जाए। यहाँ पे किसी को डराना अच्छी बात है, थोड़ी सी मस्ती करने में कुछ नहीं चाहता, पर ऐसी मस्ती भी किस काम की कि इंसान की जान पे ही बनाए। यहाँ पे अब वांग जी जल्दी से वेन को अपनी गोद में कैरी करता है और वो लोग मेडिकल रूम की तरफ भागते हैं। यहाँ पे यानी बहुत घबरा गई थी और वो भी रोने लग गई थी कि उनके भाई को ये क्या हो गया। वो पहले तो कभी ऐसा नहीं डरता था। वो वहाँ पे मेडिकल रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे नर्स विंग को ट्रीट कर रही थी। यहाँ पे विंग को वो मेडिसिन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कहती है कि आखिर इसे हुआ क्या था और इसे चोट कैसे लग गई। वो लोग यहाँ पे उन्हें पूरी बात बताते हैं और यहाँ पे वो कहती हैं ऐसा लगता है इसी चीज़ से बहुत डर लगता है। यानी कहती है पता नहीं। यहाँ पे सब लोग यही बात कर रहे थे और जांग चैंग भी शिजे से माफ़ी मांग रहा था। शिजे मेरी गलती है, मुझे ऐसी मस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। यानी अब कहती है कोई बात नहीं चैंग, तुम्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे अब वो सभी लोग विंग के पास ही बैठे हुए थे। यहाँ पे अब कॉलेज एंड होने को आ गया था। वो पूरे दिन यहीं बैठे रहे। उनमें से कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। नर्स के कई बार कहने के बावजूद भी यहाँ पे सब लोग अपनी जैसी कोई क्लास ख़त्म होती थी कोई ना कोई यहाँ आ ही जा रहे थे। अब कॉलेज एंड हो चुका था और याली सबका वेट कर रही थी कि इतनी देर में ही विंग को होश आता है। पर उन्हें जब होश आता है तब भी विंग के कान में वो डॉग के भूकने की आवाज़ गूंज रही थी। उसे अभी भी लग रहा था यहाँ पे कोई है और वो फिर से घबराने लगता है। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और फिर से अपने कान पे हाथ रख लेता है और अपने पास की सभी चीज़ों को दूर फेंकने लगता है। अभी यालनी विंग को शांत करने की कोशिश कर रही थी पर विंग कुछ सुन ही नहीं रहा था। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इतनी देर में यहाँ सब लोग पहुँच गए थे। नर्स आती है और विंग को जल्दी से इंजेक्शन देके वह बेहोश कर देती है। वो कहती है ऐसा लगता है अभी भी इसे काफ़ी डर लग रहा है। अभी इसे इंजेक्शन दे दिया है, जब ये अच्छी सी नींद लेके उठेगा तो शायद ये काम डाउन हो जाए। यहाँ पे इसे घर पे आप अच्छे से रेस्ट करने दीजिएगा। यहाँ पे यानी हाँ कहती है। वांग जी कहता है रुकिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ विंग को आपके कार तक पहुँचाने के लिए। और वांग जी फिर से विंग को अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल की तरह कैरी कर लेता है। तो यहाँ पे विंग को उनकी कार में अच्छे से सिक्योरिटी के साथ लेटा देता है, पूरी तरह ध्यान करते हुए कि यहाँ पे गलती से भी विंग को कहीं कार के किसी भी पार्ट से चोट ना लग जाए। यालनी और जांग चैंग दोनों ही वांग जी को थैंक्स कहते हैं और अब वो लोग वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। वांग जी को भी बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर उसे तो मना करना चाहिए था और उसे विंग को ऐसा देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पे विंग किस तरीके से सफ़र कर रहा था। ये मज़ाक ऐसा नहीं होना चाहिए। वांग जी अब ये सब कुछ सोच रहा था और वो भी अपने कार में बैठ के अपने घर की तरफ निकल जाता है। और यहाँ जैंग मेंशन में जैसे ही उनकी कार पहुंचती है, घर पहुंचते पहुंचते विंग को भी होश आ गया था। वो अब वहाँ चुपचाप शांति से किसी से कुछ कहता नहीं, ना जांग चैंग में गुस्सा करता है और ना ही याली से कोई सवाल पूछता है। चुपचाप वो कार से निकलता है और अपने रूम की तरफ जा रहा था। उतने में मैडम यू विंग के सर के ऊपर वहाँ चोट का निशान दिखती है और वहाँ आके विंग को डांटने लगती है कि तुम यहाँ पे आए हुए कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं है और आज पहले दिन कॉलेज में तुम लड़ाई कर आए। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है? क्या तुमने ठान रखा है कि तुम्हें जैंग फैमिली की पूरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला ही देना है? मैं यहाँ तुम्हें कुछ कह रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई आ भी रहा है? विंग यहाँ पे अभी अपना सर नीचे झुकाया हुआ था। मैडम यू अब गुस्से में विंग को एक थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं तुम्हें मैंने यहाँ सुधरने के भेजा था, तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था या फिर ऐसे बनने के लिए? देखो तुम्हारी घर में मस्ती ठीक है पर अब बाहर भी लड़ाइयाँ, मैं तुमसे उब गई हूँ, निकल जाओ यहाँ से।
यहाँ पे वही अब चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है। मैडम यू ने न यानली और न जियांग चैंग को कुछ बोलने का मौका तक दिया था। अब यहाँ पे यानली कहती है, मॉम एक बार आप हमारी बात तो सुनिए। मैडम यू कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम लोग अपने भाई की तरफ से बोलना बंद भी करो, आखिर कितना बिगाड़ना है उसे। यानली कहती है, पर मॉम वो किसी से लड़ाई करके नहीं आ रहा है, उसे जियांग चैंग और न्योसन के कारण चोट लग गई थी। नहीं, अब यहाँ पे मैडम यू को पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पे मैडम यू को बहुत बुरा लग रहा था और सभी सर्वेंट्स को भी जो वहाँ पे थे उन्होंने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी। तो यहाँ पे विंग के रूम की तरफ देखती है और कहती है, बस कल माफ़ी मांग लूँगी। अभी वो यहाँ पे बहुत उदास दिख रहा था मुझे और अभी बात करना सही नहीं रहेगा। तो सभी रेस्ट करने देते हैं। सब लोग अब यहाँ पे डिनर करते हैं और शांति से जाकर सो जाते हैं, जबकि विंग यहाँ पे अपने रूम में पूरे दूर की लाइट्स बंद करके और विंडो को क्रॉस करके बेड की जगह फ्लोर पे बैठा हुआ था। यहाँ पे उसने अपने ऊपर एक ब्लैंकेट ले ली थी और उसने एक पिलो नीचे रख लिया था। विंग का फेस उस पिलो पे था और वो रो रहा था। यहाँ पे विंग के आंसू किसी मोती की तरह चमक रहे थे। यहाँ पे वही रोते हुए अपने मन में ही सोचता है कि वैनिंग तुम लोग यहाँ कब आओगे। विंग अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पे वैनिंग और उनके पेरेंट्स के साथ अपनी फ़ोटो देख रहा था। यहाँ पे वैनिंग के पेरेंट्स विंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। यहाँ पे विंग को वो ऐसे ट्रीट करते थे जैसे विंग उन्हीं का बेटा होगा। और विंग यहाँ पे अगर उनके सामने भी कम बोलता था, वो बिना बोले भी विंग की सभी बात समझ जाते थे। मैडम वे तो यहाँ पे विंग की आंखों में जबकि किसी को कोई इमोशन नहीं दिखते, वो उनमें भी कोई इमोशन ढूंढ के विंग कब क्या फील कर रहा है उस हिसाब से वो विंग को समझ कर सभी चीज़ों को एडजस्ट करती थी। विंग यहाँ पे सबको याद कर रहा था और सोच रहा था कि यहाँ पे कब उनसे मिल पाएगा, कब वो लोग यहाँ पे आएंगे, क्या विंग को यहाँ रहना ज़रूरी है। विंग को अब उनके पास जाना था और विंग यहाँ रो रहा था और उसके मन में चल रहा था, क्या मुझे कभी कोई नहीं समझ पाएगा। मुझसे तो उन्होंने पूछा भी नहीं कि आखिर मेरी क्या गलती थी कि मुझे डॉग से डर लगता था। क्या इसमें मेरी गलती थी या किसी को ऐसे डराना अच्छी बात है। यहाँ पे ये तो बुरी हुआ ना कि किसी को किसी चीज़ से डर लगता है और आप उसे और डराओ, ये अच्छी बात तो नहीं। विंग और रो रहा था। उसे बहुत बुरा लगता है। मैडम यू ने उसकी मॉम ने ये सुना तक नहीं कि विंग करना क्या चाहता है और उसे ऐसा कैसे लग गया कि उनका बेटा पहले दिन फाइट करके आएगा, कि उन्हें उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा भी नहीं है। विंग को बहुत बुरा फील हो रहा था कि यानली और जियांग चैंग के ऊपर सब ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पे उनकी सभी बातों को सब सच मानते हैं और उसके बारे में कोई पता तक नहीं करना चाहता, उससे कोई सुनना तक नहीं चाहता। उन्होंने उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया और सीधे मार दिया। आखिरकार वो कुछ टाइम तो वेट कर ही सकती थी। यहाँ पे विंग यही सब कुछ सोचते सोचते सो जाता है। इस मॉर्निंग विंग यहाँ पे चुपचाप से अपना बैग पैक करता है और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करे बिना ही कार में बैठ के पहले ही कॉलेज पहुँच जाता है। रेम्यू जब सर्वेंट से पूछती है कि विंग कहाँ है, वो कहते हैं मास्टर तो कब के यहाँ पे कॉलेज के लिए निकल गए। जियांग याली और जियांग चैंग कहते हैं इतनी जल्दी। वो लोग अपनी वॉच को देख रहे थे और कहते हैं पर इतनी जल्दी तो कॉलेज कोई भी नहीं पहुँचता है। और विंग यहाँ पे अपने कॉलेज सबसे पहले पहुँच के अपने क्लास में चुपचाप हेड डाउन करके लेटा हुआ था। धीरे धीरे यहाँ पे सभी स्टूडेंट आने लगते हैं और अभी वांग जी की पूरी गैंग आती है। वो लोग विंग को देख रहे थे ये यहाँ क्या कर रहा है और इतने सुबह सुबह कौन सोता है। सच में ये कितना ज़्यादा आलसी है और यहाँ पे इसे लगता है कोई रूल्स की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि इस जैसे एरोगेंट स्टूडेंट को यहाँ पे रखा क्यों गया है। ये सारी बातें विंग सुन रहा था पर वो कुछ कहता नहीं है और अपना सर अभी भी नीचे ही रखता है। वांग जी आता है और उस तरफ देखता है। यहाँ पे विंग ने हेड डाउन कर रखा था। वो यहाँ पे विंग की बाजू वाली सीट पे ही बैठ जाता है। यहाँ पे वांग जी के एक ग्रुप कह रहे थे कि तुम यहाँ आके बैठो ना, हम पीछे बैठेंगे, तुम वहाँ कहाँ चले गए। वांग जी कहता नहीं, आज मेरे को यहाँ बैठना है। और वो विंग की तरफ देख रहा था। कुछ टाइम बाद प्रोफेसर आते हैं और सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। विंग भी उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़ा होता है
और वांग जी प्रोफेसर की जगह विंग को देख रहा था। और जब वो विंग के फेस में स्वेलिंग देखता है तो उसे समझ नहीं आता आखिर इसे क्या हुआ, विंग के फेस में स्वेलिंग क्या कर रही है। पर वो कुछ पूछता तो कैसे पूछे, यहाँ पे वो तो कल वही था ना। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था पर वो पूछने का सोच ही लेता है और वो विंग को एक चिट में लिख के पूछता है कि तुम्हारे फेस में ये क्या हुआ। और जब वांग जी की वो चिट विंग पढ़ता है, वांग जी यहाँ पे विंग के चिक्स की तरफ इशारा करता है। विंग कोई इशारा नहीं करता है और वो चुपचाप बस अपनी नज़रें वांग जी से हटा के वापस प्रोफेसर के लेक्चर पे ध्यान देने लगता है। ये अपने मन में कहता है, सच में ये पर्सन मुझे सीधे मुँह कभी जवाब क्यों नहीं देता है, इसे अभी भी अपने इसी एटीट्यूड के साथ रहना है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, देखो कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी है, ये भी नहीं किसे ट्रीट करें, आखिर अपने वाउंड को ठीक करने का भी इसे याद नहीं रहा क्या, कैसे दर्द वर्द नहीं हो रहा है। हाँ, शायद विंग को दर्द फील होना कब कब बंद हो चुका है। विंग को उस थप्पड़ का दर्द नहीं था, विंग को तो होश भी नहीं कि वो थप्पड़ पड़ा नहीं पड़ा, उसे सिर्फ दर्द इस बात का है कि उसके पेरेंट्स, उसकी मॉम उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, उसकी बातें नहीं सुनी। और विंग को अब ये जगह अपने घर जैसी नहीं लगती है। विंग के लिए घर अब यहाँ पे शायद उसकी वो छोटी सी फैमिली है जो यूएस में बन चुकी है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।